बेसिकली अभी आज का जो DIY सेशन है दैट इज रिगार्डिंग स्टेंसिल प्रिंटिंग, जो कि आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन या FO फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन वाला जो मॉड्यूल है, उसमें आपका एक टॉपिक है स्टेंसिल प्रिंटिंग। प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले आई विल टेक 5 मिनट्स कि आपको थोड़ा नॉलेज, बेसिक नॉलेज, क्या टेक्निकलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जब हम स्टेंसिल प्रिंटिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग, बिकॉज कल को जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग ऑन डिफरेंट फैब्रिक्स या विद डिफरेंट मटेरियल्स, तो आपको पता होना चाहिए कुछ बारीकियों का, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स का। तो बेसिकली जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है, इट इज वन ऑफ द सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स, जिसको हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी भी प्लेन फैब्रिक या किसी भी नॉर्मल फैब्रिक या गारमेंट की जो लुक है, ब्यूटी है, उसको एनहेंस कर सकें। और इसमें एज सच कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप जो स्टेंसिल है वो फ्लोरल डिजाइन या पैटर्न का भी बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का भी बना सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट का भी बना सकते हैं। बट ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट स्टेंसिल डेवलप करने में आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन या पैटर्न डेवलप कर सकते हैं स्टेंसिल में। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल जो है वो सबसे इजी होता है, फ्लोरल उसके बाद नेक्स्ट लेवल का है। तो कहने का मतलब है सबसे इजी स्टेंसिल डेवलप करना ज्योमेट्रिकल शेप्स या पैटर्न्स का होता है, सेकंड फ्लोरल, और थर्ड जो है स्टेज पे जो आता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट और इंट्रिकेट डिजाइंस यूजुअली होते हैं हमारे जो हमारा इंट्रिकेट डिजाइंस बेसिकली जिसको कह सकते हैं हम, वो एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादातर इंट्रिकेट फॉर्मेशन होती है पैटर्न्स या डिजाइंस की। फाइन। तो अभी आज हम यूजुअली फ्लोरल से करेंगे, बिकॉज आपको अगर एक फ्लोरल स्टेंसिल डेवलप करना आ गया तो ऑब्वियसली आप विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस, विद एक्सपीरियंस, ज्योमेट्रिकल तो ऑब्वियसली इजी है तो कर ही सकते हैं, और आने वाले टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप एब्स्ट्रैक्ट डिजाइंस का भी स्टेंसिल डेवलप कर सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि जब भी हमें स्टेंसिल प्रिंटिंग करना है तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जिस भी फैब्रिक पे हम ये स्टेंसिल प्रिंटिंग करेंगे या किसी भी गारमेंट पे, वेदर इट इज अ टी शर्ट, वेदर इट इज अ टॉप, वेदर इट इज अ शर्ट, वेदर इट इज अ होम डेकोर और होम फर्निशिंग प्रोडक्ट लाइक कुशन और एनीथिंग एनीथिंग, बेड शीट, टेबल लिनन, टेबल कवर, किसी पे भी कर रहे हैं तो उस फैब्रिक को वॉश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको नहीं पता कि उसमें स्टार्च कितने परसेंटेज में है। फाइन। या उसके अलावा उसको कोई टेक्निकल फिनिश तो नहीं दिया गया है मार्केट में फैब्रिक सेंड करने से पहले, बेचने से पहले, बनाने के बाद। तो वॉश करना, आप कोई भी प्रिंटिंग करते हैं, वेदर इट इज ब्लॉक प्रिंटिंग, वेदर इट इज स्टेंसिल प्रिंटिंग, वेदर इट इज इवन डिजिटल प्रिंटिंग जो इंडस्ट्रीज में होता है कमर्शियली, तब भी फैब्रिक को पहले एक वॉशिंग प्रोसेस के थ्रू पास किया जाता है। तो एक बेसिक हैबिट तो हम सबको बना ही लेनी चाहिए कि जितना भी प्रिंटिंग्स हम फॉलो करते हैं उससे पहले जिस भी फैब्रिक या गारमेंट पे करना है उसको पहले वॉश करना जरूरी है, ताकि उसमें से स्टार्च को रिमूव किया जा सके। उसमें अगर कोई भी तरीके का इम्प्योरिटी, डर्ट, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। और सेकंड स्टेज में आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग आपको उसमें बेसिकली आपको उसको आयन करना है, प्रेस करना है, ताकि उसमें कोई भी रिंकल्स अगर हैं वो निकल जाए, स्पेसिफिकली उस एरिया पे जहां पे आपने इम्प्रेशन मींस प्रिंट करना है। बेसिकली सराउंडेड एरियाज में अगर रिंकल्स होंगे भी तो चलेगा, बट जिस एरिया में आपको एक्चुअली स्टेंसिल, ब्लॉक या स्क्रीन प्रिंट करना है उस एरिया में कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो भी आप स्टेंसिल से या स्क्रीन से या ब्लॉक से इम्प्रेशन प्रिंट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएगा, उसकी एजेस शार्प और एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो वॉशिंग के बाद हमें आयन करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली ड्राइंग के बाद ही आयन करेंगे, और अगर स्टिल थोड़ा ह्यूमिडिटी है फैब्रिक या गारमेंट में तो वो आयरनिंग प्रोसेस या ड्राइंग प्रोसेस से सूख ही जाएगा। फाइन। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि कलर जो हम बना रहे हैं, कलर मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब है उसमें अगर आप से एक्रेलिक कलर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप कलर को पतला मींस डाइल्यूट करने के लिए कोई कलर मीडियम यूज कर रहे हैं या थिनर यूज कर रहे हैं, इट हैज टू बी 50-50 रेशो। व्हाई? बिकॉज कलर ज्यादा होगा तो भी प्रिंटिंग अच्छा नहीं आएगा। अगर उसमें मीडियम लिक्विड पतला करने के लिए वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो भी वो ब्लीड करेगा या फैलेगा। तो रेशो हैज टू बी एक्यूरेट। फाइन। तो जो क्वांटिटी है आपके कलर की या कलर मीडियम की वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। फाइन। अब वो बैलेंस्ड कैसे पता लगेगा? कोई हम स्केल लेके, तराजू लेके तो मापेंगे नहीं उसको। तो अप्रोक्सीमेटली कलर का थिकनेस है वो ना तो बहुत ज्यादा
पतला होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। फाइन, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। जैसे हम ब्रश से भी पेंटिंग करते हैं, तो ब्रश से जब हम कलर उठाते हैं कलर बॉटल से या एक्रिलिक कलर की ट्यूब से या किसी भी कंटेनर में, तो आप उस टाइम पे काफी हद तक एनालाइज कर पाते हैं कि ज्यादा गाढ़ा है या पतला है। तो सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो। फाइन। अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन प्रिंटिंग में हम क्या क्या कलर्स यूज कर सकते हैं या स्टेंसिल प्रिंटिंग में हम क्या क्या कलर्स यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आज हम स्टेंसिल की ही बात करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो कलर यूज होता है वो मेनली आपका एक पिगमेंट होता है, व्हाइट बेस जिसको कहा जाता है डे टू डे रूटीन में या स्टेशनरी के शॉप्स जो जिसको बोलते हैं व्हाइट पिगमेंट बेस। ठीक है, जो सेमी लिक्विड सोल्यूशन या पेस्ट के फॉर्म में होता है। उसके साथ हमारे पास केमिकल डाइज मिलते हैं मल्टीपल कलर्स के, और तीसरा मिलता है कलर फिक्सर। ये ट्रेडिशनली हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर इंडिविजुअल स्कूल्स में या जो एक बेसिक लेवल से कमर्शियली भी स्टेंसिल प्रिंटिंग करते हैं, वो यही कलर को यूज करते हैं। बट उसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ वही रेडीमेड कलर्स को ही यूज कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में। आप एक्रेलिक कलर्स को भी यूज कर सकते हैं, आप फैब्रिक कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जो स्पेसिफिकली हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग के लिए व्हाइट बेस वाला पेस्ट, उसके साथ पिगमेंट कलर और कलर फिक्सर मार्केट में अवेलेबल है, वही ज्यादातर क्यों यूज किया जाता है या कमर्शियली वही ज्यादातर क्यों यूज करते हैं सारे डिजाइनर्स, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, बिकॉज वो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट आता है। तो आप एनालाइज नहीं कर पाते प्रिंटिंग के बाद कि ये स्टेंसिल से प्रिंट हुआ है या स्क्रीन से प्रिंट हुआ है या किसी और मेथड से प्रिंट हुआ है। तो उसका जो रिजल्ट है, इट इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। वो काफी शार्प और ब्राइट और स्मूथ आता है एक फैब्रिक के ऊपर। फाइन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड, वो ये है कि आप जितने भी नेचुरल फैमिली को बिलोंग करने वाले फैब्रिक्स हैं, राइट फ्रॉम कॉटन, then we have silk, then we have wool, then we have hemp, रैमी, जितने भी नेचर से ऑब्टेन किए हुए रेशे से बने हुए कपड़े हैं, नेचुरल फैब्रिक्स जिनको हम बोलते हैं, उन पे किसी भी प्रिंटिंग का जो इफेक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये जितने भी नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं, इनमें डाई को, कलर को एब्जॉर्व करने का टेंडेंसी बहुत अच्छा होता है। तभी हम कहते हैं ना कि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन वाली, बहुत अच्छी होती है। तो किसी भी फैब्रिक पे किसी भी तरीके का प्रिंटिंग किया जाए, आज तो हम स्टेंसिल प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा किसी भी तरीके की प्रिंटिंग की जाए, तो उस कपड़े में डाई को, कलर को अपने अंदर सोखने की, एब्जॉर्व करने की क्षमता, टेंडेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रिंटिंग्स हैं, पहले आप नेचुरल फैब्रिक्स की कैटेगरी वाले फैब्रिक्स पे ट्राई कीजिए, कॉटन पे, पॉपलिन, लिनन, केसमेंट, सिल्क, देन वी हैव रैमी, हेम्प, जितने भी हैं उन पे डेफिनेटली आपका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और कलर उसमें रिटेन्ड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा समय के लिए उसमें रहेगा, फेड आउट जल्दी नहीं होगा। वेयर एज अगर आप पॉलिएस्टर, नायलन बेस्ड या पॉली एक्रेलिक या एक्रेलिक बेस्ड मैन मेड फैब्रिक्स के ऊपर प्रिंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि उस पर प्रिंट नहीं होता है, होगा, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा आएगा वो डिपेंड करता है कि उसको किस प्रतिशत में बनाया गया है। प्रतिशत में कहने का मतलब है मेरा कि अगर पॉलिएस्टर है, क्या वो 100% पॉलिएस्टर है या वो पॉली कॉटन है, उसमें कुछ रेशा कॉटन का है। तो अगर वो 100% पॉलिएस्टर होगा तो उस पर किसी भी ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेंसिल की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आएगी, और ना ही कलर और डाई उसमें ज्यादा देर तक टिका रहेगा। ऐसे ही अगर वो नायलन के फाइबर से, रेशे से या धागों से कपड़ा बनाए, उस पर भी इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। बट हाँ, अगर मैनमेड फैब्रिक ब्लेंडेड होगा, मींस उसमें दो रेशे, एक नेचुरल फैमिली का और एक मैनमेड फैमिली का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर किया, पॉली कॉटन है जैसे, ऐसी पॉली विस्कस या कॉटन विस्कस, मींस एक नेचुरल रेशा और एक मैनमेड रेशे से बना हुआ ब्लेंडेड कपड़े के ऊपर करेंगे तो इफेक्ट अच्छा आएगा। और इसीलिए जितने भी हमारे टोटल 100% मैन मेड फैब्रिक्स होते हैं, चाहे वो पॉलिएस्टर है, नायलन है, एक्रेलिक है, रियॉन है, विस्कस है, ओलिफिन है, एरामिड है, बहुत सारे हैं, मोर देन 100 फैब्रिक्स मैन मेड कैटेगरी के। तो उनके ऊपर इनमें से कोई प्रिंटिंग यूजुअली नहीं की जाती, और कमर्शियली तो 5% की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती उनके लिए। इसीलिए या तो हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग की जाती है या फिर डिजिटल प्रिंटिंग की जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स को, केमिकल पिगमेंट्स को, केमिकल सॉल्वेंट्स को यूज किया जाता है प्रिंटिंग प्रोसेस में, जो उस तरीके के रेशे के ऊपर या मैन मेड फैब्रिक्स के ऊपर डाई को फिक्स करके रखते हैं या कलर को या पिगमेंट को फिक्स करके रखते हैं, तभी उसमें प्रिंटिंग पॉसिबल हो पाती है।
तो ये चीज आपने शायद नोट भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा जब आप अलग अलग फैब्रिक्स मार्केट से खरीदते हैं। तो जितने भी हमारे पॉलिएस्टर सिंथेटिक बेस्ड या एक्रेलिक बेस्ड मैन मेड फैब्रिक्स हैं, उन पे डिजिटल प्रिंट ही होता है। उन पे कभी स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग या स्टेंसिल प्रिंटिंग या स्प्रे प्रिंटिंग नहीं होगी। फाइन। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें थी जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, मैंने डेमो दिया, हमारी टीम ने आपको अलग अलग प्रिंटिंग सिखाई, समझाई, कल को आप सीधा पॉली एक्रेलिक फैब्रिक या पॉलिस्टर खरीदा, मुझे इसका टॉप बनाना है, और उस पर आपने प्रिंटिंग कर दी, और जैसे ही आपने उसको फर्स्ट वॉश किया, पहले तो प्रिंटिंग के बाद ही उस पर कलर का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। फाइन। उसके बाद अगर आ भी गया कुछ हद तक, तो आपने फर्स्ट वॉश किया आफ्टर फर्स्ट यूज, तो कलर मोर देन 50% उसमें से निकल जाएगा, तो फेड आउट हो जाएगा। तो फिर आपको कंफ्यूजन बहुत सारी होंगी। तो इस तरीके की कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या प्रिंटिंग से रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए। और मेरा मेन रीजन यही था आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट शेयर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली कि आज का जो हमारा सेशन है, कि जो हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग होता है, जैसे मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया कि स्टेंसिल प्रिंटिंग इज बेसिकली अ टेक्निक which is used for surface ornamentation या surface embellishment। और surface fabric भी हो सकता है, garment भी हो सकता है, कोई भी end product हो सकता है। उसकी surface को, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम प्रिंटिंग्स में से ये स्टेंसिल प्रिंटिंग जो सबसे बेसिक और पहला टेक्निक है, वो भी यूज करते हैं। फाइन। और इसके लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यूजुअली जैसे स्टेंसिल बनाया जाता है नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट से। उसके बाद जब एक बार हम समझेंगे कि कैसे डेवलप होता है स्टेंसिल और उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट हम नहीं शायद जा सकते। वो बात अलग है कि लॉकडाउन अब काफी एरियाज में खुल गया है, बट स्टिल देयर इज लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स, इजंट इट? तो उसके अलावा एक बेसिक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट शीट के अलावा हम किस किस मटेरियल पे जो घर पे ही हमारे को उपलब्ध है, अवेलेबल है, हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर स्टेंसिल प्रिंटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेंसिल। वो नॉर्मल कार्डबोर्ड हो सकता है या और भी जो मटेरियल है, वो आगे जाके मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बट पहले हम समझेंगे प्रोसेस कि बनाते कैसे हैं एक्चुअली। फाइन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट शीट। फाइन। ये थोड़ी ब्लर सी है, मैट फिनिश की है, बट आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं और अवेलेबल होती है हर स्टेशनरी शीट पे 50 पैसा से लेके 1 रुपी तक। फाइन। अगर क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपीज, 1.5 रुपए या 2 रुपए का। तो कोई एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है ये प्रिंटिंग जो हम सीख रहे हैं आज। तो इसमें सपोज कीजिए 1 रुपी की आपको ट्रांसपेरेंट शीट मिलेगी। उसके बाद आपको चाहिए बेसिकली एक पेपर कटर। फाइन। उसके बाद आपको चाहिए एक परमानेंट मार्कर जो 2 साइजेस में अवेलेबल होता है। वन इज फाइन वाला जो पतला होता है, एंड सेकंड इज थिक वाला। वो डिपेंड करता है कि जो भी आप मोटिफ या डिजाइन या पैटर्न डेवलप कर रहे हैं, क्या वो बारीक है या वो इंट्रिकेट है या क्या वो इंट्रिकेट नहीं है। अगर इंट्रिकेट नहीं है तो आप थिक वाले, मोटे वाले मार्कर को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फाइन वाले मार्कर से भी आप उसको डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं। तीसरी जो आपको चीज चाहिए, वो चाहिए कि जो भी पैटर्न या मोटिफ आपने बनाना है उसका प्रिंट आउट। फाइन। अब आज की स्टेज में आप कह सकते हैं कि सबके घरों में प्रिंटर नहीं हो सकता, और जरूरी भी नहीं है कि हो ही सबके पास। तो आप डायरेक्टली एक शीट के ऊपर, नॉर्मल ऐसे व्हाइट शीट के ऊपर डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपका ड्राइंग स्किल्स अच्छे हैं। ठीक है। अदरवाइज आप उसको एक नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसको ट्रेस कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर। कैसे, अभी थोड़ी देर में हम करेंगे उसको। अदरवाइज अगर आपका हाथ बहुत अच्छा है ड्रॉ करने में, आप डायरेक्टली इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मार्कर। फाइन। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमें चाहिए मटेरियल, दैट इज बेसिकली व्हेन वी विल स्टार्ट ए प्रिंटिंग, उसके लिए कलर मीडियम, कंटेनर, ब्रश, स्पॉन्ज, है ना, ये सारी चीजें। बट वो हम सेकंड स्टेज में करेंगे। अभी सबसे पहले डेवलप कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेवलप नहीं कर सकते, खुद ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे ही एक शीट के ऊपर पहले डिजाइन को ड्रॉ करना है या उसका प्रिंट आउट लेना है। फाइन। आई एम रियली सॉरी, बर्ड्स, थोड़ा आज मौसम अच्छा हो गया ना 3-4 दिन बाद, तो आज बर्ड्स कुछ ज्यादा ही मस्ती में है, तो बीच में शायद थोड़ा साउंड आएगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। बट स्टिल लेट्स कंटिन्यू। तो आपको इस तरीके से मोटिव को, जो प्रिंट आउट आपने लिया है, उसको आप एक टेबल पे रखेंगे। कल जैसे फोकस
ठीक है, इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से आप टेबल पे रखेंगे प्रिंट आउट वाली शीट को। देन यू विल प्लेस अ ट्रांसपेरेंट शीट, उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट शीट रखेंगे और विद द हेल्प ऑफ ए मार्कर आप इसको आउटलाइन करेंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं। फाइन, जो भी मोटिफ आप प्रिंट आउट लेंगे या ड्रॉ करेंगे, आपको एक चीज ध्यान रखना है, उस मोटिफ के बीच में का जो स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जितना ये बारीक होगा उतना आपको स्टेंसिल में डिजाइन को, मोटिफ को, पैटर्न को कट आउट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इनिशियल स्टेजेस पे मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि जब भी आप स्टेंसिल डेवलप करें, आप कोशिश कीजिए कि आप बोल्ड डिजाइन या मोटिव्स या पैटर्न्स को ही फॉलो करें, ताकि आपको ट्रेसिंग में भी दिक्कत ना हो, और उसके अलावा आप उसको स्टेंसिल को लेटर स्टेज पे कट आउट भी इजीली कर सकें। मैं थोड़ा रफली फास्ट फास्ट कर रहा हूँ so that we do not waste too much of time. Otherwise this also requires lot of patience to draw it on a stencil or a TP sheet. कुछ इस तरीके से आप इसको आउटलाइन कर देंगे सारे डिजाइन को। और जैसे मैंने पहले बोला, कोशिश कीजिए कि पहले इस तरीके का आप बोल्ड मोटिव्स को लें, और अगर प्रॉपर एक पैटर्न है, उस पैटर्न में भी जो भी आपका डिजाइन है या मोटिव्स, मल्टीपल मोटिव्स से जो वो पैटर्न बना है, उसके बीच में स्पेस, उसके बीच में स्पेस ज्यादा रहना चाहिए, मींस गैप होना चाहिए बेसिकली। फाइन, समझ रहे हैं आप? और देखिए, जैसे हमने ट्रेस कर लिया, हमने इसको हटा लिया, और एक शीट के ऊपर आपको ये ट्रेस किया हुआ डिजाइन रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, आप फर्दर इसको दोबारा से टेबल के ऊपर रखेंगे। फाइन, और विद द हेल्प ऑफ ए पेपर कटर आप इस डिजाइन को काटना शुरू करेंगे। बट अगेन, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वन गो का प्रोसेस नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए पहले टीपी शीट को काटने का, उसके बाद ही आप इस मोटिव को इजिली और राइट स्टेंसिल के फॉर्म में कट आउट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में अगर एजेस आपके शार्प नहीं बने तो डोंट वरी, अदरवाइज जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो शार्प होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप उसको कट आउट कर देंगे। फाइन, बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज आपको पता है दिस पेपर कटर इज टू शार्प, यू कैन हार्म योर फिंगर्स। तो बहुत पेशेंस से और आराम से आपको इसको कट आउट करना है। फाइन, जैसे ये छोटा है तो इसमें ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा कट आउट करने में। अब जैसे बड़ा वाला मोटिव है, तो इसको मैं दोबारा से कट आउट करता हूँ। एज आई सेड अर्लियर कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं इतना कर्व्स और एजेस को कंसिडर नहीं कर रहा, ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। बहुत रफली मैं इसको कट कर रहा हूँ, बट आपको बिल्कुल लाइंस के ऊपर ही कट आउट करना है स्टेंसिल को। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप इसको कट करेंगे तो द बेस हैज टू बी सॉलिड, सॉलिड सरफेस। ऐसा नहीं आपने पिल्लो रख लिया, उसके नीचे कोई पुरानी किताब रख ली और आपने काटना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली फिर आपका वो एजेस जो बनेंगे, कट आउट होंगे, वो उतने शार्प नहीं होंगे, एंड यू कैन हार्म योर फिंगर्स एज वेल, बिकॉज स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसको अपना एक घर पे कोई भी आपका टेबल है उसके ऊपर रख सकते हैं, but do remember to remove the table cover before doing this cutting process. फाइन, तो इस तरीके से बेसिकली होगा क्या, ये जो आपका स्टेंसिल है, ये सॉर्ट ऑफ रेडी हो जाएगा, ये जो एरिया में हमें प्रिंट करना है वो इसमें से निकल जाएगा बेसिकली।
जस्ट अ सेकंड गाइस। तो आप देख रहे हैं बेसिकली जो एरिया में हमें प्रिंट करना है, बेसिकली वो वाला एरिया आपने कट करके रिमूव कर दिया, और जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें हमें कलर रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है, प्रिंटिंग में वो एरिया नहीं चाहिए हमें, तो ऑब्वियसली वो एरिया स्टेंसिल से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज, अगेन जिस भी फैब्रिक के ऊपर आपने करना है, आपने इसको फैब्रिक के ऊपर पहले, जैसे कि ये फैब्रिक है, अभी तो मैं शीट यूज कर रहा हूँ, जिस भी फैब्रिक पे करना है फर्स्ट यू हैव टू डू अ मार्किंग, जिस भी एरिया में करना है, कितना भाई कितना एरिया में करना है, क्या सेंटर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टी शर्ट पे करना है तो टी शर्ट में पहले आपको मार्किंग चौक से एग्जैक्ट मार्किंग करना है कि किस एरिया में मुझे इंप्रेशन चाहिए इस स्टेंसिल का, मींस प्रिंटिंग में मुझे वो मोटिफ या डिजाइन कहाँ पे प्रिंट करना है। तो आपने फॉर एग्जांपल इस तरीके से मार्किंग कर लिया, देन यू विल प्लेस इट अकॉर्डिंग टू द मार्किंग, स्टेंसिल को ऐसे प्लेस किया। एंड दो मेथड्स होते हैं बेसिकली स्टेंसिल प्रिंटिंग से प्रिंट डेवलप करने का, एक कि आप स्पॉन्ज के ऊपर कलर लेंगे, वो डेफिनेटली हम दूसरे जब हम एक्चुअली स्टेंसिल प्रिंटिंग का सेशन कंडक्ट करेंगे उसमें करके मेथड या प्रोसेस जो है उसमें बताऊंगा मैं, कलर किस रेशो में मिक्स करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या क्या कलर मीडियम्स यूज कर सकते हैं। बट आज मेन था कि स्टेंसिल कैसे डेवलप करना है, और आज के समय के हिसाब से किन किन प्रोडक्ट से हम स्टेंसिल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि मार्किंग के बाद आपने स्टेंसिल को प्लेस किया, देन स्पॉन्ज के ऊपर कलर लिया और सिंपली आपने उसको इस तरीके से प्रेस किया स्पॉन्ज को, एंड वंस इट इज कंप्लीटेड, एक बार आपने सारे कटआउट एरियाज को स्पॉन्ज से कलर फीड कर दिया, एंड देन केयरफुली यू हैव टू रिमूव द स्टेंसिल, तो ऑटोमेटिकली वो इंप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आपने स्टेंसिल को इस पर्टिकुलर मोटिव के हिसाब से कट आउट करा है। फाइन। सेकंड जो मेथड है जो हम आर्ट एंड क्राफ्ट में भी स्कूल्स में करते थे या कोई और एक्टिविटीज में, सेम यही टेक्निक है कि आपने फैब्रिक के ऊपर रखा सेम स्टेंसिल को, एंड विद द हेल्प ऑफ जो हमारा पुराना टूथब्रश होता है, सेम कलर मीडियम जो कि कंटेनर में बना हुआ है, उससे आपने कलर को उठाया और उसकी ब्रिसल्स से इस तरीके से स्प्रे कर दिया। और जो मार्केट में ऑलरेडी स्प्रेज अवेलेबल हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, सिंपली स्प्रे कर दिया। तो जब आप स्टेंसिल को हटाएंगे तो अगेन आपके पास फैब्रिक के ऊपर सेम ये मोटिव का इंप्रेशन आ जाएगा। ऐसा ही सॉलिड अगर आप स्प्रे से करते हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है, फैब्रिक स्प्रेज। अदरवाइज अगर आपने उस स्प्रे से नहीं करना, घर पे जस्ट एक स्प्रे डॉटेड इफेक्ट चाहिए आपको, स्प्रे जैसा फील वाला इफेक्ट चाहिए, ऐसा सॉलिड नहीं चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक ए ओल्ड ब्रश, जो पुराना ब्रश होता है टूथब्रश, उसको कंटेनर में डाला, उसकी ब्रिसल्स के ऊपर कलर लिया और सिंपली विद द हेल्प ऑफ ए थंब ब्रिसल्स को ऐसे कर दिया, तो वो ऑब्वियसली छोटे 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 माइन्यूट डॉट्स के फॉर्म में इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो ऐसा सॉलिड नहीं होगा, वो स्प्रे के फॉर्म में होगा। फाइन, क्लियर। तो ये तो हो गया मेथड कैसे करना है। उसके अलावा अब जैसे कि ये हमारा ट्रांसपेरेंट शीट है, ये एक बेसिक मटेरियल हो गया। इवन अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये ट्रांसपेरेंट शीट, तो आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी मटेरियल पे स्पाइरल बाइंडिंग जरूर किया होगा, तो उसका जो फ्रंट या बैक वाला कवर होता है वो सेम ट्रांसपेरेंट शीट का होता है। तो आप उसको भी, पुरानी फाइल जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है अब, उसकी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट निकाली और उसको सेम डेवलप किया इनटू ए स्टेंसिल। उसके अलावा अगर वो भी नहीं आपने करना, हमारे पास घर पे आइवरी शीट्स होती हैं, थिकर वंस थोड़ा सा, जिससे हम स्केचिंग ड्राइंग करते हैं। फाइन। या गेटवे शीट्स होती हैं हमारे पास, तो उस शीट पे भी सेम मेथड से आपने ड्रॉ किया, कट किया और उसको यूज कर सकते हैं। बट हाँ, मैं ये जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कोई भी प्लास्टिक शीट मटेरियल, चाहे आप स्पाइरल बाइंडिंग फाइल से लें, चाहे आप से मार्केट से ट्रांसपेरेंट शीट लें, या किसी और फॉर्म में आपके पास प्लास्टिक शीट अवेलेबल है जो कि थोड़ी स्टिफ है, इट विल बी मोर ड्यूरेबल, आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। वेयर एज आइवरी शीट से बना हुआ या किसी और थिक पेपर से बना हुआ, अब जो भी स्टेंसिल आप डेवलप करेंगे उसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। बिकॉज जो भी आप कलर मीडियम यूज करते हैं, चाहे एक्रिलिक कलर्स, चाहे से फैब्रिक कलर्स, चाहे एक्चुअल जो हम स्टेंसिल के लिए पिगमेंट और कलर्स और फिक्सर्स के साथ कलर सॉल्यूशन रेडी करते हैं, इट विल
इफेक्ट द पेपर और आइवरी शीट और कार्डबोर्ड। तो आप 2 से ज्यादा भारी पेपर या पेपर बेस्ड स्टेंसिल को यूज नहीं कर सकते। तो मेरा ये सजेशन है कि कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसपेरेंट या प्लास्टिक स्टिफर शीट को ही यूज करें। फाइन। तो सबसे पहले स्टेंसिल शीट, प्लास्टिक शीट, आइवरी शीट, कार्ट्रिज शीट। फाइन। उसके बाद आप नॉर्मल एक कार्डबोर्ड, चाहे वो किसी बुक का कवर है, चाहे वो कोई आपका गिफ्ट है घर पे उसका बॉक्स है, किसी भी कार्डबोर्ड पे आप सेम प्रोसेस से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, बट नॉट फॉर मोर देन। कार्डबोर्ड तो फिर भी 3 to 4 टाइम्स चल जाएगा, बट नॉर्मल पेपर, आइवरी पेपर या कोई भी थिकर पेपर जो है वो नॉट मोर देन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, एक बार ही सिंगल यूज होता है बेसिकली। फाइन। और उसके अलावा अगर ये भी नहीं है हमारे पास, शीट्स भी नहीं है, तो हम लोग सभी ऑर्डर करते हैं अलग अलग खाना ऑनलाइन। तो आपके पास ऐसे कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं। फाइन। उसका जो ढक्कन होता है, यू कैन ड्रॉ सिंपली ट्रेस, तो करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट यू कैन सिंपली ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ ए मार्कर, और उसको लिटरली कट किया और द स्टेंसिल इज रेडी। और फिर वही मेथड यूज करना है आपने कि फैब्रिक के ऊपर रखा, आपने कट आउट करने के बाद फैब्रिक के ऊपर रखा, और जो भी आपको कलर मीडियम यूज करना है, इवन मैंने इनिशियली आपको करते हुए जब डेमो में बताया कि स्पॉन्ज के साथ करना है, आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं, स्प्रे इफेक्ट के लिए टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं, और एल्स पेंट ब्रशेस सबके घर में होते हैं, तो आप पेंट ब्रश से भी कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि जब आप पेंट ब्रश के स्ट्रोक्स लगाते हैं तो वो कई बारी जो हमारा कटआउट एरिया होता है स्टेंसिल का, जैसे ये कटआउट एरिया एजेस हैं, तो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं पेंट ब्रश के, वो थोड़ा अंदर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पैटर्न के जो एजेस हैं वो शार्प नहीं आते, वो ऐसा लगता है कलर ब्लीड हो गया या डिजाइन इतना एक्यूरेट कट नहीं हुआ था स्टेंसिल का। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इनिशियल स्टेजेस में ऑलवेज यूज स्पॉन्ज फॉर प्रिंटिंग, जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो फिर पेंट ब्रश के साथ, और स्प्रे इफेक्ट के लिए तो ब्रश है ही है। गॉट इट। तो बेसिक कहने का मतलब है आप कोई भी सॉलिड मटेरियल विच इज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ शीट or cardboard, or in the form of plastic, it might be circular in shape, it might be rectangular, it might be square, it might be rectangular or triangular, जो मर्जी शेप है, इस तरीके के मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं स्टेंसिल्स बनाने के लिए। फाइन। तो ये बेसिक कुछ मटेरियल्स थे जिनको आप यूज कर सकते हैं स्टेंसिल्स को डेवलप करने के लिए। तो अभी तक कोई क्वेरीज? आई गेस समझ आ गया होगा बेसिकली आपको। If anybody has any queries, then maybe they can raise hands or ask a question, unmute themselves. Himanshi, you can stop the recording right now.